हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकुर शुक्ला, यू वाचिंग टू ज्ञान केमिस्ट्री का। आज के इस वीडियो पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को और आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना था। इसके अंदर हमने मॉडुलस कैसे निकलता है, इसका कंजुगेट कैसे निकालते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ वैल्यूज़ हमने जानी थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने जानी थी। आज के इस वीडियो पे हम और आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आखिर हमें और क्या क्या पढ़ना है, आइए चलिए एक स्माइल के साथ, प्यारे से स्माइल के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो कैसे निकलता है, आइए चलिए जानते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम समझें तो एक प्लेन हम ले लेते हैं। ये होता क्या है, एक प्लेन ले लेते हैं। इस प्लेन में ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है और यहाँ से हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया P। ठीक है, एक पॉइंट P ले लिया। इसको जब मिलाते हैं तो जो ये OP डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं R। R मीन्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये R क्या है, हमने पिछले वीडियो में मॉडुलस आपको समझाया था कि मॉडुलस कैसे निकलता है। तो उसी मॉडुलस को हम किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो OP लाइन है, OP डिस्टेंस है, ये रियल एक्सिस की तरफ, रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो OP लाइन है ये रियल पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जितने डिग्री का एंगल बनाती है वही एंगल, वही थीटा एंगल हमारा क्या होता है? मॉडुलस होता है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। OP लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस की तरफ जितने डिग्री का एंगल बनाती है वही डिग्री, वही एंगल, वही थीटा, वही हमारा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है आर्गुमेंट, इसको भी जान लेते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप है। तो जो हमारा पहला स्टेप है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने का, फाइंड करने का, वो पहला स्टेप क्या है? फाइंड थीटा। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अब थीटा कैसे निकलता है? तो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स y बाई x। ये कहाँ से आया ये टर्म, उसको भी जान लेते हैं। tan थीटा अगर हम लें, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे ऐसे मिला दें तो ये वाली डिस्टेंस y और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो tan थीटा बराबर क्या यहाँ से आ जाएगा? tan थीटा बराबर y बाई एक्स। कैसे? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। ठीक है, तो थीटा यहाँ से क्या निकला? tan इनवर्स y बाई एक्स। इसी को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ? सबसे पहले में क्या फाइंड करना है? थीटा। थीटा कैसे निकलता है? tan इनवर्स y बाई एक्स से। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम चेक करेंगे, चेक जेड लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट। हमारा जेड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बताया था जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर इफ पहला है, इफ जेड लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यदि हमारा जो जेड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तब हमारा आर्गुमेंट क्या होगा? देन आर्गुमेंट ऑफ जेड, जो हमारा आर्गुमेंट होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम डिनोट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड इससे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और तब जब हमारा जेड लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, उस टाइम पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा? वो हमारा थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, थीटा पहले निकालना है, उसके बाद यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो हमारा आर्गुमेंट भी क्या हो जाएगा? वही थीटा हो जाएगा। ठीक है, मान लो फर्स्ट पे नहीं लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है? इफ जेड लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यदि हमारा फर्स्ट पे ना लाई करके सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तब हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तब हम क्या करेंगे? पाई में से अपने थीटा को माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सेकंड में भी नहीं लाई कर रहा है, तब हमारा इफ जेड लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, यदि थर्ड में लाई कर रहा है तब हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस का थीटा। यदि सेकंड में ना करके थर्ड में लाई कर रहा है तब हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? पाई माइनस का थीटा। मान लीजिए थर्ड में भी नहीं कर रहा है, किसमें लाई कर रहा है? जेड लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, तब हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? देन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू
माइनस का थीटा। ठीक है, फिर से एक बार शुरू समझते हैं। यदि हम सबसे पहले आर्गुमेंट निकालने का जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा कैसे निकलता है, tan इनवर्स y/x। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, थीटा ही आएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए फर्स्ट में ना लाई करके सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तब हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। सेकंड में भी नहीं लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है, तब हमारा जो आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। और यदि फोर्थ में लाई कर रहा है तब हमारा जो आर्गुमेंट होगा क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि क्वेश्चन ये आप लोग सोच सकते, मतलब बोल सकते हैं कि हाँ, आप बोल तो दिए कि अगर फर्स्ट में लाई कर रहा है तो ये सेकंड में ये, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट में लाई कर रहा है कि सेकंड में कि थर्ड पे कि फोर्थ में। ठीक है, तो वो भी जान लेते हैं कि भैया कैसे होता है। तो इसी प्लेन से हम समझते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों पॉजिटिव, कौन, एक्स वाला भी वाई वाला भी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक करेंगे, अगर उसमें एक्स और वाई वाले दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यदि उसको चेक किया, हमें मिला क्या कि एक्स वाला टर्म तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन वाई वाला पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर हमने और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसको चेक किया, उसमें दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो हमारा किस में लाई कर रहा है, थर्ड में। यदि ऐसा भी नहीं है, यदि उसमें एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव है तो किस पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कैसे पता, यहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप थीटा, उसके बाद चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलता है आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं आर्गुमेंट की। ठीक है, आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें जान लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट जेड। ये जेड बार क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कंजुगेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम जेड बार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कंजुगेट कैसे निकलते हैं, उस मैंने बताया है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, आर्गुमेंट जेड बार इज इक्वल टू माइनस का आर्गुमेंट जेड। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 माइनस का z2। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी और है, अगर ऐसा आता है तो उसमें भी सेम रिजल्ट यही होगा जो ऊपर वाले में है, z1 माइनस का आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। यदि कहीं भी या तो ऐसा है या तो ऐसा है तो दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्गुमेंट ऑफ 0 कैन नॉट डिफाइंड, मतलब जीरो का जो आर्गुमेंट है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि आर्गुमेंट ऑफ 0 कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, तो आर्गुमेंट में हमने जितनी भी बात की आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो इसमें है वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है आइए जानते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलिए, पोलर फॉर्म बोलिए, ठीक है। ये है क्या, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म पे r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म पे लिख देते हैं, वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस फॉर्म पे लिख देते हैं तो वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कैसे लिखते हैं आइए जानते हैं। r हमारा क्या है, मॉडुलस है, ये थीटा क्या है अभी हमने जाना, आर्गुमेंट अभी थोड़ी देर पहले निकाला। तो क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी दिया हो सबसे पहले उसका मॉडुलस निकालो, फिर आर्गुमेंट निकालो, उसको निकालने के बाद इस इक्वेशन मतलब इस जनरल फॉर्म में पुट करो, वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेके समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 1 + √3i, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालते हैं। आर्गुमेंट कैसे निकालता है, सबसे पहले स्टेप क्या है, थीटा निकालना। थीटा कैसे निकालता है, tan इनवर्स y/x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू √3, x की वैल्यू 1, तो थीटा यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स tan √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/3, ठीक है। ये tan इनवर्स ये tan इनवर्स आपस में कट आउट, कैंसिल, तो थीटा यहाँ से क्या आ गया, π/3। अब थीटा आ गया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर को चेक करो कि किस क्वाड्रेंट पे ये लाई कर रहा है। हमने यहाँ से देखा कि x वाला भी पॉजिटिव, y वाला भी पॉजिटिव। इससे क्या पता चला कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता, तो जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो थीटा ही होता है। तो यहाँ से हमारा आर्गुमेंट की वैल्यू क्या मिली, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3, ठीक है। अब यहाँ से r की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम उसी को उठा के पुट कर देंगे ऊपर इक्वेशन में। r की वैल्यू कितनी है, 2 थीटा, और cos थीटा की वैल्यू π/3 प्लस i sin थीटा की वैल्यू π/3, ठीक है। यही क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन। कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करने को बोले तो सबसे पहले मॉडुलस निकालो, फिर उसका आर्गुमेंट निकालो, इस फॉर्म में रखो, आ जाएगा उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक फॉर्म और हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइलर फॉर्म या तो यूलर रिप्रेजेंटेशन या यूलर फॉर्म, ठीक है। वो क्या है उसे भी जान लेते हैं। यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलर फॉर्म क्या है, इसमें भी सिंपल सा है, जैसे पोलर फॉर्म ने समझा था उसी से रिलेट करके ये भी फॉर्म है। जैसे पोलर फॉर्म में हमें क्या जाना था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, पोलर फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यूलर फॉर्म में क्या है, इसमें r इसी तरह रहेगा, इसके जगह पे क्या हो जाता है, ei थीटा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ei थीटा के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम e⁻i थीटा के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाता है, यूलर फॉर्म हो जाता है। e⁻i थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻i थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म पे या इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, हमारा यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको भी। जैसे हमने ले लिया i, हमने कह दिया i को यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। i को हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0 + 1i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 cos 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे। cos 0 कहाँ पे होता है, cos π/2 पे, प्लस i साइन यहाँ पे 1 है, साइन 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे। मतलब यहाँ 0 था,
रिलेट किया, cos 0 कहाँ पे होता है π/2 पे, यहाँ 1 था, sin 1 कहाँ पे होता है π/2 पे, होता है कि नहीं होता। ये इस फॉर्म पे आया, यहाँ से हमें क्या मिला, थीटा की वैल्यू मिली। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूलर फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, EI, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/2, यही क्या हो गया यूलर रिप्रेजेंटेशन इसका। ठीक है, तो कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर रिप्रेजेंटेशन करने को बोले तो सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे और EI थीटा मतलब यहाँ थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू रखेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, यूलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आज की वीडियो में जितनी भी हमने बात की होगी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मतलब जो भी टॉपिक हमारे छूट रहे हैं अगली वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।